हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। फंक्शंस की ये थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ फंक्शंस। हमें कौन कौन से ग्राफ्स को पढ़ना है? हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ को, मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ को, लॉगरिथमिक फंक्शंस हुआ या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो टोटल 8 फंक्शंस के हमें ग्राफ पढ़ना है। देखिए, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा मॉडुलस फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल एंड मॉडुलस फंक्शन। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा तेज चलेंगे ना। तो आज की वीडियो हम दोनों फंक्शंस को करेंगे और इनके ग्राफ्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक एक करके अब इनके ग्राफ्स को देखते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिनकी डिग्री होती 1। और लीनियर पॉलिनोमियल को हम बचपन से बनाते आए इसके ग्राफ्स को। जैसे हमें इक्वेशन दी होती थी y = 2x + 1, तो हम x की वैल्यू रखते थे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती थी। तो जो वैल्यूज मिली उन्हें जब हम कार्टेशियन प्लेन में डालते थे तो हमें मिलती थी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोला। क्वाड्रेटिक मतलब जिनकी डिग्री होती है 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है एन शेप। एन शेप मतलब ऐसा होता है। अभी हम देखेंगे कैसे ग्राफ्स होते हैं। क्यूबिक मतलब जिनकी डिग्री होती है 3। अच्छा, डिग्री क्या होती है तो पता है ना। जैसे यदि मैं कुछ इक्वेशंस लिखूं तो आप डिग्री बताइए उनकी ना। जैसे 2x + 4 इसकी डिग्री बताइए, x + 1/x इसकी डिग्री बताइए, 3√x इसकी डिग्री क्या होगी, x y, x² y² + xy² + xyz, इन सब की डिग्री बताइए। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है 1 है, एकमात्र पावर है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसकी डिग्री बताइए। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ तो होल नंबर है ही नहीं, ये लिखा हुआ है x + x⁻⁻1, होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसी तरह ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें x⁻1/2 है। इसकी डिग्री बताइए। जब किसी एक टर्म में 2 वेरिएबल आ जाते हैं तो हम दोनों की पावर को जोड़ देते हैं, तो इसकी डिग्री आएगी 2। इसी तरह इनकी डिग्री बताइए। जैसे इसकी आ रही है 4, इसकी आ रही है 3, इसकी आ रही है 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री होगी 4। और इसमें 3 टर्म्स है ना, तो इसे कहा जाता है ट्राइनोमियल। क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल। और जिनमें 2 टर्म्स होती हैं उन्हें कहते हैं बाइनोमियल। बाकी ग्राफ्स कैसे होते हैं? लीनियर का स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का पैराबोला और क्यूबिक का एन शेप। अब एक एक करके इन ग्राफ्स को हम विजुलाइज करते हैं। ये ग्राफ है लीनियर का, स्ट्रेट लाइन है ना। अब लीनियर के ग्राफ से हम बाकी सारे ग्राफ्स को विजुलाइज करते हैं। जैसे हमें लीनियर से क्वाड्रेटिक पे जाना है, तो क्या करें? तो हमने क्या किया, लीनियर के ग्राफ में ऊपर से एक मुक्का मारा। तो जैसे ही मुक्का मारा तो ये ग्राफ हो गया बेंड। तो बेंड होकर कैसा ग्राफ बना? तो ये बन गया ऐसा। तो ये जो ग्राफ बना ये बना क्वाड्रेटिक का। आप मुक्का नीचे से मार सकते हैं। यदि नीचे से मारा तो ऐसा बेंड होगा, तो ये ग्राफ भी होगा क्वाड्रेटिक का। पैराबोला बन गया ना। अब क्वाड्रेटिक से क्यूबिक के ग्राफ की तरफ जाना है तो क्या करें? तो एक मुक्का मार दो। इधर इधर भी मार सकते हो और इधर भी मार सकते हो। हमने मारा इधर, मान लीजिए। तो ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, हमने यदि इधर मुक्का मारा तो ये हो गया ऐसा एन शेप का। तो ये ग्राफ बन गया क्यूबिक का। अब क्यूबिक से हमें डिग्री 4 पे जाना है, तो एक मुक्का मार दो इधर, इधर भी मार सकते हो। मान लीजिए इधर मारा तो क्या हुआ? तो ये ग्राफ ऐसा बेंड हो गया। तो ये बन गया डिग्री 4 का। समझ आया? ये विजुलाइज करने का तरीका है ना। अब सारे ग्राफ्स को हम एक जगह बना देते हैं। जैसे ये ग्राफ है लीनियर ग्राफ, डिग्री 1, हमने एक मुक्का मारा इधर, तो ये बेंड होकर बन गया क्वाड्रेटिक का ग्राफ, डिग्री 2। एक मुक्का मारा हमने इधर, तो ये बेंड हो गया और बेंड हो गया एन शेप का ग्राफ बन गया, डिग्री 3 क्यूबिक का। अब क्या करें? डिग्री 4 पे जाना है तो एक मुक्का इधर मार दो, तो ये हो गया बेंड ऐसा, ये बन गया डिग्री 4 का ग्राफ। अब एक मुक्का और इधर मार दो, तो ये बन गया डिग्री 5 का। ऐसे कर करके आप
किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल की का आप ग्राफ बना सकते हैं ना, ग्राफ। ये हो गया डिग्री 5। तो आई होप आपको ये मुक्का मेथड समझ आया हो, आ गया ना। अब आप इन ग्राफ्स को ध्यान से देखिए, खासकर डिग्री 1, डिग्री 3 और डिग्री 5, ये ऑड डिग्री वाले जितने भी ग्राफ्स हैं ना, इनमें आप देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ है ये ऊपर भी जा रहा है, ऊपर की तरफ एरो, और नीचे की तरफ एरो है। जैसे इसमें भी ऊपर की तरफ एरो है, नीचे की तरफ एरो है। डिग्री 5 में भी ऊपर की तरफ एरो है, नीचे की तरफ एरो है। तो ऑड डिग्री के जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट होती है, प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट, प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट। और रेंज मैंने आपको बताया, रेंज मतलब जो आउटपुट मिलता है वाई की वैल्यू। तो आपको ये लाइन लिखना है कि रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स इज ऑलवेज माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। जैसे ये डिग्री 1 का ग्राफ है, ये डिग्री 3 का ग्राफ है, ये डिग्री 5 का ग्राफ है ना। लेकिन जो इवन डिग्री वाले पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो इसमें या तो मिनिमम वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मतलब हमें क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना पड़ता है, और वो हम कहाँ निकालना सीखेंगे, जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। बाकी आपको याद रखना है कि जो जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं ना, उनकी रेंज होती है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। अब ये यूज़ कहाँ हो सकता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाए कि एक फंक्शन डिफाइन है R टू R, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, और हमें फंक्शन दिया हो, क्या दिया हो, x³ प्लस 2024 x² प्लस 2024। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है या इन टू है। ऑन टू इंटू कैसे निकालते हैं, ऑन टू इंटू में हम देखते हैं कोडोमेन और रेंज को, यदि इक्वल है तो ऑन टू, इक्वल नहीं है तो इन टू। तो हमें कोडोमेन देखते हैं, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, ये सेकंड वाला कोडोमेन होता है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट सब कुछ। अब हमें रेंज निकालना है। अब रेंज निकालना है, हमें ये दिख रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये ऑड डिग्री का है, इसकी डिग्री क्या 3 है ना, हाईएस्ट पावर क्या 3। तो जैसे ही हमने देखा ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल और उसकी रेंज तो हमें पता है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट होती है। तो मतलब जब रेंज मिल गई, कोडोमेन मिल गया और दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमें मिल गया कि ये जो फंक्शन है ये हो गया ऑन टू। तो ये छोटी सी जानकारी आपको यहाँ यूज होगी, तो ये आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। बढ़े आगे। अब यहां पर नोट 2 करके क्या लिखा हुआ है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब ये बात हमने थोड़ा आगे की पढ़ ली है। जब आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पर आपको समझ आएगा कि कंटिन्यूअस का क्या मतलब है और डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ ना, ताकि आप वहाँ पर पढ़ें तो आपको थोड़ा समझ हो कि हाँ इसका क्या मतलब होता है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस का मतलब है कि ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग पेन। मतलब यदि हम किसी फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए बना पा रहे हैं तो मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये पैराबोला, तो ये हमने ग्राफ बना दिया पैराबोला, तो ये हमने बिना पेन उठाए बना दिया। या फिर क्यूबिक का ग्राफ, ये क्यूबिक का बना दिया, या डिग्री 5 का बनाना है तो डिग्री 5 का बना दे रहे हैं। तो ये जो ग्राफ बन गया बिना पेन उठाए, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, है ना। सेकंड क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो ब्रेक इन ग्राफ। ब्रेक का क्या मतलब है, कैसा ग्राफ होगा ब्रेक वाला। मान लीजिए एक ग्राफ ऐसा है कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन एकदम से यहाँ पर ब्रेक हो गया और ग्राफ यहाँ से चालू हो गया, तो ये हो गया ब्रेक। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट 2, तो 2 पर ये ग्राफ ब्रेक हो गया। ब्रेक ग्राफ ऐसा होता है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल का क्या मतलब है, दोनों का मतलब सेम ही है, डिफरेंशिएबल बोलो या डेरिवेबल बोलो। ये कब होगा कोई फंक्शन, तो पहला पॉइंट है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पहली बात तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और कंटिन्यूअस होगा मतलब ये मैंने बता दिया कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। और सेकंड है कि देयर इज नो शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर मतलब मॉड एक्स का ग्राफ हमने देखा था, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा था, ये था मॉड एक्स का ग्राफ। तो यहाँ देखिए बिल्कुल शार्प कॉर्नर है ना, तो ये जहाँ शार्प कॉर्नर होता है वहाँ पर डेरिवेबल नहीं होता फंक्शन। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि dy बाई डी एक्स मतलब क्या है, dy डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट।
स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना। तो यदि हमें इस शार्प कॉर्नर पर निकालना है कि यहाँ पर फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, तो इस शार्प कॉर्नर पर हम टेंजेंट, कोई यूनिक टेंजेंट खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि टेंजेंट का ही तो स्लोप निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब। तो इस शार्प कॉर्नर पर टेंजेंट ऐसी आएगी, ऐसी आएगी या ऐसी आएगी, तो यूनिक टेंजेंट हम नहीं खींच पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये डेरिवेबल नहीं होगा। तो मॉड एक्स इस पॉइंट पर डेरिवेबल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ब्रेक आ गया उसमें, तो यहाँ पर देखिए 2 पर हमें डेरिवेबल निकालना है कि ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक यूनिक टेंजेंट नहीं खींच पा रहे हैं, ऐसी खींचें, मतलब बता रहा हूँ ना मैं कि ऐसी टेंजेंट खींचें या ऐसी खींचें या ऐसी खींचें, कोई यूनिक टेंजेंट नहीं आ पा रहा है, इसलिए यहाँ पर डेरिवेबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल की फर्स्ट जो कंडीशन ये है कि पहली बात तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और दूसरा है कि शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। तो अभी आपको इतना वैसे अंदर नहीं जाना है, मैंने आपको एक वैसे नॉलेज के लिए बता दिया बेसिक, ताकि आप आगे पढ़ें तो आपको थोड़ा समझ हो क्या इसका क्या मतलब है। बाकी आपको ध्यान यही रखना है, क्या ध्यान यही रखना है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये अपने नोट्स में लिख लीजिए और थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में बेसिक नॉलेज दे दिया। बाकी पॉलिनोमियल्स को हम अलग से तो पढ़ेंगे ही, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसमें पढ़ते हैं, और क्वाड्रेटिक को अलग से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अलग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बेसिक उनके ग्राफ्स का आइडिया दी थी कि ग्राफ बनते कैसे है ना। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मतलब मॉड एक्स। देखिए मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो हर चीज़ को पॉजिटिव कर देता है। यदि हम उसमें कुछ नेगेटिव क्वांटिटी भी देते हैं तब भी हमें आउटपुट पॉजिटिव ही मिलता है। तो आप लोगों को भी मॉड एक्स की तरह होना चाहिए। यदि आपके दिमाग में कितने भी नेगेटिव थॉट्स आएँ, लेकिन आपको अपना बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। तो ये चीज़ आप मॉड एक्स से सीख सकते हैं। तो ये तो थोड़ी स्पिरिचुअल बात है। अब हम चलते हैं इस फंक्शन पर। जैसे इस फंक्शन में हम इनपुट दें एक्स की वैल्यू +3, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हमें आउटपुट वाई की वैल्यू मिलेगी +3। और यदि हम एक्स की वैल्यू दें 0, तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। और यदि एक्स की वैल्यू हम दें -3, तो हमें आउटपुट मिलेगा +3। क्या मिल रहा है? +3। अब इसी चीज़ को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे यदि हमें एक फंक्शन दिया है f(x) = mod x। अब इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि पहली बात तो बहुत से क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर होंगे, और साथ ही जब हम लिमिट पर चलेंगे तो लिमिट में भी मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड कब पॉजिटिव के साथ खुलता है, कब नेगेटिव के साथ खुलता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा हूँ मैं। एक फंक्शन दिया f(x) = mod x। तो आप मुझे बताइए कि जैसे ही मैंने x की वैल्यू >0 दी, मतलब x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव दी, तो मुझे आउटपुट क्या मिला? मुझे आउटपुट मिला पॉजिटिव, तो हमें आउटपुट मिल रहा है x। और यदि हम x की वैल्यू 0 देते हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है 0। और जैसे ही मैंने x की वैल्यू <0 दी, जैसे हमने -3 दी, तो हमें आउटपुट क्या मिला? +3। +3 को हम और कैसे लिख सकते हैं? -3। मतलब हमने इनपुट -3 दिया था, लेकिन हमने क्या किया? -3 के आगे एक माइनस और लगा दिया ताकि वो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। ऐसे यहाँ पर होगा, हमने x की वैल्यू नेगेटिव दी, x <0 है ना, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? x मतलब मॉड कैसे खुलेगा? मॉड खुलेगा -x के साथ। अब ये -x नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ये x है। अब ये x नेगेटिव है ना, तो इसे पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें x के पहले एक नेगेटिव लगाना पड़ा, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव बन गई। तो ये मत समझना कि नेगेटिव है -x, x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो एक माइनस और लगाया तो पूरा पॉजिटिव बन गया। x नेगेटिव है ना, हम जब x की वैल्यू नेगेटिव <0 दे रहे हैं तब। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मॉड x की डेफिनेशन है कि मॉड x प्लस के साथ कब खुलता है और नेगेटिव के साथ कब खुलता है। प्लस के साथ खुलेगा जब हम x की वैल्यू <0 देंगे, नेगेटिव के साथ खुलेगा जब हम x की वैल्यू नेगेटिव देंगे। क्लियर है? ये ग्राफ होता है मॉड x का, है ना। ये मैंने आपको बता भी चुका हूं कि मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है। अब ये ग्राफ बना कैसे? तो ये तो बना सकते हैं ना, जैसे हमारा इक्वेशन है y = mod x। तो x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। जैसे हमने x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू मिली 0। 1 रखा तो y की वैल्यू 1, -1 में 1, 2 पर 2, -2 पर 2। तो अब इन पॉइंट्स को ग्राफ में डालो और मिला दो, जैसे 0 पर 0, 1 पर
1 पर y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, 2 पर 2 मिल रही है, इसी तरह 4 पर भी 4 मिलेगी, हमने लाइन मिला दिया। इसी तरह -1 पर 1 मिल रही y की वैल्यू, -2 पर 2, -4 पर 4, और ये लाइन को मिला दिया, तो बन गया ये ग्राफ। अब इस ग्राफ में ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स, और इस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू -x। ऐसा क्यों? जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव दे रहे हैं तो x की वैल्यू जो हम पॉजिटिव देते हैं तो मॉड कैसे खुलता है? पॉजिटिव x के साथ। ये हमने लास्ट में देखा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, x की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तब x खुलता है पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ जब हम पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं x के तो y इक्वल टू x खुलेगा, मॉड जो है ना वो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू x। बाकी आप मान रख के भी देख सकते हैं, जैसे हमने इसमें 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 मिल रही है, 2 रख रहे हैं तो 2 मिल रही है, 4 रख रहे हैं तो 4 मिल रही है ना। इसी तरह इस लाइन में देखिए, इस लाइन में y इक्वल टू -x, x की वैल्यू हम जब नेगेटिव दे रहे हैं तो मॉड नेगेटिव के साथ खुलता है। जैसे यहाँ पर x जब हमने नेगेटिव रखा तो हमें खुला -x में, जो मॉड है -x के साथ खुला। आप इसमें वैल्यू रख के भी देखिए, जैसे हम -1 रख रहे हैं, इस इक्वेशन माइनस रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1, -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है 2, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू -x। तो क्लियर होगा, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू x और इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू -x, और ये पूरे ग्राफ की इक्वेशन है y इक्वल टू mod x। अब एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम r टू r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू mod x। हमें बताना है इस mod x के बारे में सब कुछ मतलब डोमेन, कोडोमेन, रेंज बताओ इस फंक्शन की। ये फंक्शन मैनी वन है कि 1 है, इनटू है कि ऑन टू है, इवन है कि ऑड है, कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो अभी तक हमें जितनी भी चीज़ें देखी वो सब कुछ बताना है इस फंक्शन के बारे में। तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन। डोमेन का मतलब मैंने आपको बताया था x की वैल्यू। तो मॉड x में हम x की वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं? हमने यहाँ बताया था पॉजिटिव नंबर भी दे सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं। तो जो डोमेन आएगा वो आएगा रियल नंबर, या तो ऐसे लिख दो या फिर इंटरवल में -∞ टू +∞। तो ये तो हो गया डोमेन। कोडोमेन में क्या आएगा? मैंने आपको बताया था कि कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? फंक्शन डिफाइन है r टू r, तो जो सेकंड नंबर वाला होता है वो होता है कोडोमेन, फर्स्ट वाला होता है डोमेन। तो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी है r। रेंज मतलब y की वैल्यू, हमें आउटपुट क्या मिलता है? तो देखिए यहाँ पर जब हम पॉजिटिव दे रहे थे तब हमें पॉजिटिव मिल रहा था, नेगेटिव दे रहे थे तब भी हमें पॉजिटिव मिल रहा था, और 0 दे रहे पर 0 मिल रहा था। मतलब हमें आउटपुट हमेशा 0 टू इनफाइनाइट मिल रहा है। तो इसका क्या होगा? इसमें होगा y की वैल्यू तो रेंज क्या आएगी इसकी? रेंज आएगी 0 टू इनफाइनाइट, और 0 में आएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, 0 आ रहा है ना, और इनफाइनाइट में तो हमेशा क्लोज वो ओपन इंटरवल आता है ना। तो ये हो गई रेंज। या तो ऐसा लिख दो, या क्या लिख सकते हैं? या लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब ये फंक्शन मैनी वन है या 1 है? तो मैंने आपको मैनी वन और वैनी वन निकालने के लिए आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो इस ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को अप्लाई करो। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली तो यहाँ पर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये मैनी वन है। या तो ऐसे चेक कर लो, या फिर जैसे यहाँ पर देखो हमने जब 3 इनपुट दिया तो हमें क्या मिला 3, और -3 दिया तब भी 3, मतलब 2 एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ हो गई। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में इस चीज़ पे तो कन्फ्यूजन नहीं है ना कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ क्यों नहीं डाली 0 पर। तो किसी भी ग्राफ में हम हॉरिजॉन्टल लाइन बार बार हर जगह डाल के देखते हैं। यदि एक भी पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे एक से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए, मतलब वो फंक्शन मैनी वन हो गया। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर डाला तो एक ही पॉइंट आ रहा है, तो हमें यहाँ पर भी डालना है, इसलिए हमने यहाँ पर डाला तो 2 पॉइंट इंटरसेक्टिंग आए, इसलिए मैनी वन हो गया। अच्छा, अब इनटू है कि ऑन टू है? इनटू ऑन टू में क्या देखते हैं? कोडोमेन और रेंज। अब ये कोडोमेन है, ये रेंज है, अब दोनों बराबर है क्या? तो दोनों बराबर तो नहीं है, मतलब ये फंक्शन हो गया इनटू। बराबर नहीं है ना, तो कोडोमेन r है और रेंज 0 टू इनफाइनाइट, नेगेटिव नंबर नहीं है, इसलिए कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज।
अब इवन है कि ऑड है? इवन ऑड कैसे निकालते हैं? जैसे y इक्वल टू मॉड x फंक्शन है, तो x की जगह पर माइनस एक्स रखो, तो क्या हमें y की वैल्यू वापस x मिल रही है, तो इसलिए ये इवन फंक्शन है। अब कंटिन्यूस है कि नहीं? तो कंटिन्यूस के लिए मैंने क्या बताया था, ये ग्राफ बिना पेन उठाए बन रहा है क्या? मॉड x का ग्राफ बनाइए, जैसे हमने मॉड x का ग्राफ बनाया, तो ये तो बिना पेन उठाए बन गया, तो मतलब ये कंटिन्यूस है। अब डेरिवेबल है कि नहीं? तो मैंने डेरिवेबल में बताया था कि यदि शार्प कॉर्नर है किसी फंक्शन में, तो फंक्शन उस शार्प कॉर्नर पर डेरिवेबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये फंक्शन 0 पर डेरिवेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट पर डेरिवेबल होगा। जैसे -2 पर डेरिवेबल होगा, क्योंकि -2 पर ये शार्प कॉर्नर नहीं है, ऐसे ही 2 पर भी नहीं है। हाँ, लेकिन 0 पर शार्प कॉर्नर है, इसलिए ये डेरिवेबल शार्प कॉर्नर 0 पर है, तो 0 पर डेरिवेबल नहीं होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन माइनस इंटरवल के रूप में 0 लिख देंगे कि सारे रियल नंबर पर तो डेरिवेबल है, लेकिन 0 पर नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0। तो देख लिया आपने इस मॉड x के बारे में सब कुछ, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, सब कुछ हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं मॉडुलस इक्वेशन की तरफ, क्योंकि मॉड, अभी हमने मॉड फंक्शन उसके बारे में देखा, मॉड फंक्शन मतलब उसकी ग्राफ कैसे बनता है, लेकिन अब एग्जाम में इक्वेशंस आएंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, तो वो अब देखते हैं हम यहाँ पर। अभी हम देख रहे हैं मॉडुलस इक्वेशंस। ऐसे ही होता है एक मॉडुलस इनइक्वालिटी, लेकिन वो हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में। हालांकि मैंने आपको इनइक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, और उसमें मैंने आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी भी पढ़ाया है, तो यदि आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं मॉडुलस इक्वेशंस। कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें? इसमें क्वेश्चन आते हैं कि किसी मॉड के अंदर हमें एक फंक्शन दिया होगा f of x, और इक्वल टू दिया होगा एक कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर a कांस्टेंट। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक लाइन ध्यान रखना है, वो है कि मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। बस आपको ये लाइन ध्यान रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम क्या करा, मॉड हटाया और प्लस माइनस लगा दिया। अब एक बार f of x इक्वल टू a को सॉल्व करेंगे, और एक बार f of x इक्वल टू -a को सॉल्व करेंगे, और दोनों से x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मॉड के अंदर है, क्या है, x - 1 इक्वल टू 3, तो हमने मॉड हटाया, प्लस माइनस लगाया। एक बार सॉल्व किया x - 1 इक्वल टू 3 के साथ, और एक बार सॉल्व किया x - इक्वल टू -3 के साथ। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 4, और यहाँ से x की वैल्यू आई -2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, 4 और -2। आप दोनों वैल्यू को यहाँ रख के देख सकते हैं, सेटिस्फाई करेगा, दोनों वैल्यू सही है ना। तो ये तो कैसे सॉल्व करना, ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो है क्रिटिकल पॉइंट। कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उससे पहले देखें क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे। तो निकालते कैसे हैं, मॉड के अंदर जो भी दिया हो, उसे इक्वल टू में 0 रख दो, इक्वल टू में 0 रखो, और वहाँ से x की वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पर मॉड के अंदर दिया हुआ x - 1, तो हमने x - 1 इक्वल टू 0 रखा, और x की वैल्यू निकाली 1। तो जो x की वैल्यू आई 1, वो है क्रिटिकल पॉइंट। अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जैसे हमने मॉड x का ग्राफ देखा था, मॉड x का ग्राफ कैसा था, 0 पर शार्प कॉर्नर था, ऐसा ग्राफ था ना, और 0 पर शार्प कॉर्नर था। 0 पर क्यों था? क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट, मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट 0 है। मैंने क्या कहा, मॉड के अंदर जो भी है उसे 0 रखो। तो यहाँ पर मॉड के अंदर क्या है, x, तो x इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 0, इसलिए मॉड जो है ना, शार्प कॉर्नर 0 पे आएगा। लेकिन इसका यदि ग्राफ बनाएंगे मॉड ऑफ x - 1 का, मॉड ऑफ x - 1 का जब ग्राफ बनेगा, तो वो बनेगा 1 पर शार्प कॉर्नर। 1 पर क्यों? क्योंकि उसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्यों बता रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आएंगे डबल मॉड वाले, तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट का यूज होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें दो मॉड है, एक बाहर वाला मॉड है, एक ये बाहर वाला मॉड है, और एक अंदर भी मॉड x है ना। पहले हम बाहर वाला मॉड हटाते हैं और प्लस माइनस लगाते हैं। तो बाहर वाला मॉड हटाया, प्लस माइनस लगाया, तो एक बार सॉल्व किया मॉड x - 1 इक्वल टू 7, और एक बार किया मॉड x - 1 इक्वल टू -7। तो यहाँ से मॉड x की वैल्यू आई 8,
और यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू आई -6। अब बताइए मॉड एक्स की वैल्यू क्या कभी -6 आ सकती है? मतलब मॉड की वैल्यू नेगेटिव, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए इस कंडीशन से एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हम इसे करेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब इसे छोड़ देंगे यहीं पर। अब इसे सॉल्व करिए, इसमें फिर से मॉड हटाया, प्लस माइनस लगाया, तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आई 8 और -8, तो इसमें से हमें एक्स की दो वैल्यू मिली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसमें भी डबल मॉड है, एक ये मॉड है और एक अंदर भी मॉड है ना। तो पहले बाहर वाले मॉड को हटाया और प्लस माइनस लगाया, एक बार सॉल्व किया प्लस के साथ, एक बार सॉल्व किया माइनस के साथ। तो यहां से मॉड ऑफ x + 1 की वैल्यू आई 9 और यहां से मॉड ऑफ x + 1 की वैल्यू आई -1। अब बताओ ये हो सकता है क्या? मॉड की वैल्यू नेगेटिव, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो ये कंडीशन गई। इसे सॉल्व करिए, फिर से हमने इसमें मॉड हटाया, प्लस माइनस लगाया, तो x की +1 की वैल्यू आई एक बार 9 और एक बार x + 1 = -9। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 8 और यहाँ से x की वैल्यू आई -10। तो x की दो वैल्यू आई इस इक्वेशन से। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करते हैं? बस मॉड हटाओ, प्लस माइनस लगाओ और दोनों के बार सॉल्व कर दो, दोनों कंडीशन। अब इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे। जैसे इसमें हमारे 2 सॉल्यूशन आए, तो ये भी पूछ सकता है कितने सॉल्यूशन आएंगे, या ये भी कि जो सॉल्यूशन है उनका सम बताओ। तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन करने का तरीका वही है, मॉड हटाओ, प्लस माइनस लगाओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है डबल मॉड वाला, और मैंने आपको बताया था डबल मॉड वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज होता है क्रिटिकल पॉइंट का, तो इसमें यूज होगा क्रिटिकल पॉइंट का। देखिए डबल मॉड वाले क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं आसानी से ऑप्शंस के थ्रू, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू तभी सॉल्व करवाओगे जब आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम करेंगे बिना ऑप्शन के और सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे ऑप्शंस के साथ, लेकिन वो तभी समझ आएगा जब आपको ये सॉल्व करना आएगा। तो पहले इसे बिना ऑप्शन के सॉल्व करते हैं। तो 2 मॉड है, तो दोनों मॉड का क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग आएंगे। तो इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? वो आएगा 1 और यह लेकर आएगा 0। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? मॉड के अंदर जो है उसे इक्वल टू 0 रख दो। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, तो जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट आए उन्हें हम नंबर लाइन में डिनोट करेंगे। तो नंबर लाइन में 0 यहाँ है, यहाँ 1 है। तो जैसे ही हमने दोनों क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पर डाले, तो हमने देखा कि नंबर लाइन 3 भागों में बट गई। कौन कौन से भाग? फर्स्ट है कि x <0, सेकेंड भाग है कि x की वैल्यू <0 एंड <1 हो, और तीसरा भाग है कि x की वैल्यू <1 हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x <0 है और <0, लेकिन इक्वल कहाँ है? तो इक्वल कहीं पर भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ लगा दिया। ऐसी 1 के साथ भी है, मैंने इक्वल यहाँ लगा दिया। किसी एक जगह लगाना, दोनों जगह नहीं लगाना है ना इक्वल। तो हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई। अब तीनों कंडीशंस में हम इन मॉड को सॉल्व करेंगे, और तीनों कंडीशंस में मॉड अलग अलग तरीके से खुलेगा, कभी प्लस के साथ, कभी माइनस के साथ। ठीक है, 2 मॉड है ना, दोनों अलग अलग तरीके से खुलेंगे। तो वो कैसे पता चलेगा कि कब प्लस के साथ खुल रहा है, कब माइनस के साथ? तो इसके 2 तरीके। पहला तरीका है कि आप जैसे x, हम ये वाला कंडीशन कर रहे हैं x <0, तो पहला तरीका तो ये है कि x <0 की एक वैल्यू मान लो, जैसे हमने -1 मानी। अब -1 को इन मॉड में रख के देखो, यदि मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, और यदि मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा। मैंने आपको बताया ना, जब भी हम x की वैल्यू <0 रखते हैं तो मॉड जो है वो नेगेटिव के साथ खुलता है। ये मैंने आपको लास्ट पीछे बताया हुआ है। इसलिए हम जब वैल्यू रखेंगे तो अंदर की वैल्यू जो आएगी उस हिसाब से मॉड खुलेगा। तो हमने जब -1 रखी तो ये आ रहा है -2, मतलब नेगेटिव। तो मतलब पहला मॉड तो नेगेटिव के साथ खुल रहा है और दूसरा मॉड भी नेगेटिव के साथ, क्योंकि -1 आ रहा है। तो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि नंबर लाइन में जिस एरिया की बात हो रही है उस एरिया में एक बार खड़े हो जाओ। जैसे हम यहाँ खड़े हो गए, हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट के कहाँ पे खड़े हैं? दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड खड़े हैं ना। तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट लेफ्ट साइड खड़े हैं तो दोनों मोड नेगेटिव के साथ खुलेंगे। यदि हम यहाँ खड़े होंगे सेकंड कंडीशन में, तो जैसे 0 के राइट साइड खड़े हैं ना, तो 0 के राइट, 0 कहाँ से आया है? यहाँ से। तो जो 0 के राइट साइड है तो ये मोड पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और 1 के लेफ्ट साइड है तो ये मोड नेगेटिव के साथ खुलेगा। ऐसे थर्ड कंडीशन में हम यहाँ खड़े होंगे, थर्ड कंडीशन यही है ना। तो
इसमें हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड खड़े हैं, तो मतलब दोनों मोड पॉजिटिव के साथ खुलेंगे। समझ गए? एक तरीका ये, या फिर आप वैल्यू रख सकते हैं, पर ये बेस्ट तरीका है। तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ खड़े हैं, दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड, तो दोनों मोड खिलेंगे नेगेटिव के साथ। तो माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स इक्वल टू वन। तो ये क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से एक्स गया, वन इक्वल टू वन। अब वन इक्वल टू वन तो ऑलवेज ट्रू होता है, तो फिर यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखें लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो कुछ भी रखें, वो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वन इक्वल वन तो हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो कट आएगा। लेकिन कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया फर्स्ट कंडीशन से, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और दोनों में ओपन इंटरवल। जीरो में ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि लेस देन जीरो है ना, इक्वल नहीं है यहाँ पर। सेकंड कंडीशन, सेकंड में हम खड़े हैं बीच में मतलब जीरो के राइट साइड, वन के लेफ्ट साइड। अब जीरो कहाँ से आया, यहाँ से, तो मतलब ये खुलेगा प्लस के साथ, और वन कहाँ से आया, यहाँ से, तो ये खुलेगा नेगेटिव के साथ। तो सेकंड कंडीशन को देखते हैं, तो माइनस के साथ खुलेगा फर्स्ट वाला मॉड, क्योंकि हम वन के लेफ्ट साइड है, एक्स माइनस वन माइनस, और ये खुलेगा प्लस के साथ इक्वल टू वन। तो माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या आया, माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आई जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई जीरो। अब ये जीरो क्या इस कंडीशन में है, तो हाँ इस कंडीशन में, क्योंकि हमारा है जीरो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ इक्वल का साइन है, मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगी। यदि एक्स की वैल्यू आ जाती मान लीजिए 3, तब हम इससे सॉल्यूशन नहीं मान सकते थे, क्योंकि हमें इस कंडीशन को भी देखना है कि एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 आई, मतलब हम ये वाला सॉल्यूशन को मानेंगे। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया एक्स इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन, हम यहाँ पर खड़े मतलब दोनों लाइन के दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड, दोनों मोड खेलेंगे प्लस के साथ। तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से एक्स गया, तो माइनस वन इक्वल टू वन। तो माइनस वन इक्वल टू वन तो ये तो होता नहीं है, मतलब यहाँ से एक भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन आया एक्स का क्या सॉल्यूशन आया, 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, और दूसरा है एक्स इक्वल टू 0। अब ये अलग अलग केस है ना, तो अलग अलग केस का हमेशा जो फाइनल आंसर लेते हैं वो हम यूनियन लेते हैं। यूनियन क्यों लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत सी क्लासों में, जैसे इनइक्वालिटी मैंने बताया था कि जो यूनियन का मतलब होता है वो होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। और मतलब यहाँ पे हिंदी का अथवा, और एंड मतलब एवं, या फिर हिंदी वाला और। अब आप मुझे बताइए, या तो हम x लेस देन 0 इस इक्वेशन में रखें तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, या फिर x इक्वल टू 0 रखें तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ऐसे ही है ना, मतलब या अथवा वाली फीलिंग आ रही। और ऐसा तो नहीं है कि x लेस देन 0 मतलब x लेस देन 0 हमने वैल्यू ले ली माइनस वन, मतलब एक x की हमने माइनस वन रख दिया और एक x की जगह हमने 0 रख दिया, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ऐसा तो नहीं है ना, या तो x इक्वल टू 0 रखो या फिर x लेस देन 0 कुछ भी, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन आए। तो ऐसा ही या तो ये वाली कंडीशन लगाओ या फिर ये वाली कंडीशन। तो इसलिए जब दो ज़्यादा केस होते हैं ना, तब हमें यूनियन निकालना पड़ता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब अलग अलग केस होते हैं तब हम यूनियन निकालते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग केस है तो यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन निकालेंगे तो एक बार सॉल्यूशन आया माइनस इनफाइनाइट से 0 और एक बार सॉल्यूशन आया 0, तो फाइनल क्या आएगा सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0, और 0 में आ जाएगा ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 इंक्लूडेड हो गया। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0, यह हमारा फाइनल आंसर। समझ आ गया? अब ये समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें ऑप्शन दिए हुए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इतनी बड़ी मेथड से सॉल्व तो करेंगे नहीं कि मतलब 3 केस बना रहे। तो हमें ये पता है 3 केस बनते हैं, और तीनों केस में एक ना एक बार ऐसा होता है कि दोनों मोड प्लस के साथ खुलते हैं, और एक ना एक केस ऐसा होता है जब दोनों मोड नेगेटिव के साथ खुलते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें दोनों मोड नेगेटिव के साथ खुले थे, इसमें दोनों मोड पॉजिटिव के साथ खुले थे। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन तो है ही, तो हम एक बार दोनों मोड को पॉजिटिव के साथ खोलते हैं। पॉजिटिव के साथ खोलो तो क्या है, 4x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ से क्या आया, 7x माइनस 1 इक्वल टू 12। x की वैल्यू आई 13/7। तो कौन से ऑप्शन में x इक्वल टू 13/7 दिया हुआ है, तो एकमात्र ऑप्शन ये वाला, तो आंसर आ गया सी।
तो ये तो ऑप्शन और भी आसान थे कि एक ही बार में आंसर निकल गया, ठीक है। यदि दो में ऑप्शन यदि 13/7 होते हैं तो क्या करते हैं, तो एक बार हम दोनों मोड को नेगेटिव के साथ खोल देते और उससे एक्स की वैल्यू निकाल लेते। तो देखो कितना आसान है, ऑप्शन है और हमारे एग्जाम में ऑप्शन तो आएंगे ही। तो लेकिन ये आपको कब समझ आएगा, तब जब ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि हाँ एक बार 3 कंडीशन लगती, एक बार दोनों मोड प्लस के साथ खोलते हैं, एक बार नेगेटिव के साथ खोलते हैं दोनों, और एक बार ऐसा होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और ये पता कैसे चलता, मैंने आपको बता दिया कि आप नंबर लाइन में खड़े हो जाइए। यदि किसी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड खड़े हैं तो मतलब नेगेटिव के साथ खुलेगा, और किसी क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड खड़े हैं तो वो मोड पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो ये दोनों क्लियर होंगे, है। अब मोड वाले क्वेश्चंस का एक टाइप और होता है, वो क्या टाइप है कि दोनों साइड मोड आए, जैसे मोड ए इक्वल टू मोड बी। अभी तक एक ही साइड मोड थे। पहले हमने फर्स्ट टाइप क्या था कि एक मोड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट, तो मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, उससे ये हो जा रहा था। सेकंड टाइप था कि एक ही साइड डबल मोड दिए थे, तब वो कैसे करते मैंने आपको अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में। अब थर्ड टाइप ऐसा है कि दोनों साइड यदि मोड होंगे तब क्या करेंगे, तो मैंने आपको अभी बताया कि मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। तो ये करने के बाद जब हम ए से मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस ए इक्वल टू बी से मोड हटाए तो प्लस माइनस बी। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि इससे तो 4 कंडीशंस बन रही हैं। कौन कौन सी, कि एक बार दोनों पॉजिटिव के साथ खुल रहे हैं, एक बार दोनों नेगेटिव के साथ खुल रहे हैं, और तीसरी कंडीशन क्या है कि एक बार ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और एक बार ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। पर ये दोनों कंडीशन तो सेम ही है, नेगेटिव से नेगेटिव कट रहा है, ऐसे ये कंडीशन भी सेम है ना। तो कुल मिला के 2 ही कंडीशंस बन रही हैं। तो इसे सबसे अच्छा तरीका है करने का कि दोनों साइड से मोड हटाया और बी में प्लस माइनस लगा दिया। तो कुल मिलाकर मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, इसमें डायरेक्ट ये लगा दो, दोनों में से मोड हटाया और सामने वाले में प्लस माइनस लगा दिया। तो अब 2 क्वेश्चन इस टाइप के कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन। अब इसमें तो हालांकि ऑप्शंस है, मॉड के क्वेश्चंस आपको हमेशा ऑप्शन से देख के करना है। जैसे अब ये मॉड, ऑप्शंस उठाइए, जैसे मैंने डी उठाया x इक्वल टू 1, तो क्या ये x इक्वल टू 1 पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब इसमें रख रहे हैं तो ये तो 0 हो रहा है, तो -2 अकेला बच रहा है, मॉड में -2, ये बाहर आके 2 आएगा। ऐसे इसमें रखना है तो ये भी -2, तो ये भी 2, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब 3 को देखते हैं, 3 से आ रहा है ये 2 -2 मतलब 0 हो गया, और ये 3 - 3 ये भी 0 हो गया, मतलब 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ए, क्योंकि ए में 1 भी आ गया और 3 भी आ गया, क्योंकि ए क्या है 1 से लेके इन्फाइनाइट तक 1 भी इंक्लूडेड है, और 1 से इन्फाइनाइट में 3 भी आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया आपका ए। तो मॉड के क्वेश्चंस ऑप्शन से आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे, ये दोनों साइड मॉड है, लेकिन हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, टोटल कितने सॉल्यूशंस आएंगे, क्या सॉल्यूशन आएंगे, इनसे ये नहीं पूछा कितने सॉल्यूशन आएंगे, ये पूछा। तो अब मैंने आपको क्या बताया, दोनों साइड मॉड हो तो क्या करें, तो 2x² प्लस x - 1 इक्वल टू मॉड हटा दिया प्लस माइनस x² प्लस 4x प्लस 1। अब एक बार प्लस के साथ सॉल्व करो, एक बार नेगेटिव के साथ। प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 2x² प्लस x - 1 इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 1। तो यहां हुआ x² माइनस 3x -2 इक्वल टू 0। पहला तो ये हो गया। सेकंड जब नेगेटिव के साथ खोला तो क्या आएगा, 2x² प्लस x - 1 इक्वल टू माइनस x² माइनस 4x माइनस 1। तो यह आया 3x² प्लस 5x इक्वल टू 0। अब ये पहला वाला देखिए, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका डी चेक कर लीजिए, डी यदि ग्रेटर देन 0 आ गया तो मतलब इसके रियल सॉल्यूशन होंगे। तो डी क्या आएगा, b² मतलब 9 माइनस 4ac तो प्लस 8, तो ये आ गया टोटल 17। तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है कितने सॉल्यूशन। तो इसके 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन से। तो इससे भी 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो मतलब टोटल कितने सॉल्यूशन आए, टोटल सॉल्यूशन आए 4। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 4, ठीक है। हमें जल्दी से यही निकालना है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब 2 सॉल्यूशन तो आएंगे। लेकिन ये भी चेक कर लें कि ये d लेस देन 0 तो नहीं है, क्योंकि d लेस देन 0 आ गया तो फिर रियल सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो इसलिए d चेक किया हमने, 70 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसमें रियल सॉल्यूशन आएंगे। तो 2 सॉल्यूशन तो इससे आ रहे हैं और 2 सॉल्यूशन इससे आ रहे हैं, ठीक है ना।
तो टोटल 4 सॉल्यूशन। तो समझ गए, डबल दोनों साइड मॉड हो तो कैसे करते हैं, मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ बस। अब ये क्वेश्चन करिए यार, इसमें भी बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। आप मुझे बताइए क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है? तो हाँ, लिखा जा सकता है। तो फिर ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। हम मॉड एक्स को टी मान लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। तो काय में फैक्टराइज कैसे होगा, तो -4 + 3। तो टी की 2 वैल्यू आ रही है, टी की एक वैल्यू आ रही 4, एक वैल्यू आ रही -3। टी क्या है, टी है रूट मतलब मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की एक वैल्यू आई 4 है और मॉड एक्स की एक वैल्यू आई -3। तो क्या मॉड की वैल्यू कभी -3 हो सकती है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, तो ये तो हट गया। अब एक आया मॉड एक्स इक्वल टू 4, तो मॉड हटाया प्लस माइनस लगाया, तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन आए, एक एक्स इक्वल टू 4, एक एक्स इक्वल टू -4। फाइनल आंसर है 2। समझ गए कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, चाहे वह उसका ग्राफ हो या फिर उसके बारे में सब कुछ हो। सब कुछ मतलब जैसे उसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, मैन इवन फंक्शन कैसे होगा, इनटू फंक्शन कैसे होगा, इवन फंक्शन क्यों होगा, कंटिन्यूस कैसे होगा, और डेरिवेबल कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। और ये सब कुछ करने के बाद हम गए थे मॉडुलस इक्वेशंस पर, और इक्वेशंस में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं हमने वर्ड टाइप के देखे और क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस तरह हमने मॉडुलस फंक्शन को पूरी तरह सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन मैं एक बार आपको डेस्मोस पे ले चलता हूँ, डेस्मोस पर आपको मॉडुलस फंक्शन का एक बार ग्राफ फिर से विजुलाइज कराता हूँ, तो आपका थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर है ना। तो चलते हैं हम डेस्मोस पर। यह है डेस्मोस, एक सॉफ्टवेयर है, इसमें हम मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये हमने बनाया मॉड एक्स का, तो ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ आ गया मॉड एक्स। इसका शार्प कॉर्नर देखिए, ये शार्प कॉर्नर कहाँ पे आ रहा है, 0 पर। 0 पर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, इसलिए शार्प कॉर्नर आया 0 पर। और 0 पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का जो पहला वाला 0 है वो कहलाएगा, वो क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ, मॉड ऑफ एक्स -5, जैसे -5 ये मैंने मॉड बनाया है ना, मॉड वाला फंक्शन। अब x-5 जो मॉड के अंदर है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट आप बताएंगे 5, इसलिए ये फंक्शन का जो ग्राफ है उसका शार्प कॉर्नर 5 पे आ रहा है। अब 5, ये x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 5 0। तो जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका क्रिटिकल पॉइंट। इस तरह एक ग्राफ और बनाता हूं मॉड का, मॉड ऑफ एक्स +4, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -4, इसलिए ये ग्राफ है -4 पर आ रहा है। देखिए -4 पर, और -4 पर इस ग्राफ की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए -4, 0। समझ आ गया। अब मैं एक ग्राफ और बना देता हूं इसका, मॉड ऑफ एक्स -5 +2। अब ये ग्राफ देखिए, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या पहले तो ये बताइए। ये जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया, ब्लैक कलर का, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 5, इसलिए इस ग्राफ का जो पॉइंट आ रहा है वो x के 5 पर आ रहा है। लेकिन 5 वैल्यू रखने पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2, इसलिए इसका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 5, 2। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ग्राफ। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन थोड़ा अच्छा सा होगा आपका मॉड को लेकर, इसलिए मैंने आपको इस पर बता दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा मॉडुलस फंक्शन पूरी तरह समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन। तो इस तरह हमारा मॉडुलस फंक्शंस पूरी तरह समाप्त होता है। आज हमने पॉलिनोमियल और मॉडुलस फंक्शन को बहुत अच्छे से समझा है, इसके क्वेश्चंस भी लगाए। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस पर। अब आपको क्या करना है, यदि आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आपको वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ ही वीडियो को लाइक करना है,
कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे फंक्शन टॉपिक चल रहा है, ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 वीडियो, 3 से 4 तो नहीं, 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मैं लाऊंगा पेड, मतलब अब मैं आपको पेड पढ़ाऊंगा। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये है कि यदि मैं आपसे कुछ मिनिमम चार्ज के साथ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि मुझे आपको वीडियोस जल्दी प्रोवाइड कराना है। जैसे अभी वीडियोस को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि पीपीटी बनाना, क्वेश्चन ढूंढना, उन्हें अरेंज करना और सबको सीक्वेंस से चलाना है, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ भी डाल दिया ना, तो ये सब करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। पर यदि मैं पेड पढ़ाऊँगा तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो ये काम थोड़ा सा तेज होगा, ठीक है। तो यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं फंक्शन तो कंप्लीट कराऊंगी, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो अभी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।